नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 की बिसात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी के चुनावी महासमर में जंग हर दिन रोचक होती जा रही है। सभी की कोशिश देश के सबसे बड़े प्रदेश की गद्दी पर काबिज होना। एक ऐसा प्रदेश जो कि देश का सियासी मिजाज तय करता है। उस प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में घमासान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सत्ताधारियों से लेकर विपक्ष तक सभी ने अपने घोड़े खोल दिए हैं। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, चुनावी माहौल और भीषण होता जाएगा। आज हम जानेंगे फतेहपुर का सियासी मिजाज, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। फतेहपुर क्यों है खास? गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित फतेहपुर उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है। यह जिला चारों ओर से बड़े शहरों कानपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, लखनऊ, बांदा से घिरा हुआ है। शायद ये इसका सौभाग्य है या दुर्भाग्य, इसका निर्णय आपके हाथ। फतेहपुर जिले की स्थापना 10 नवंबर 1826 ईस्वी में हुई। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह स्थान शहीद जोधा सिंह अटैया, शहीद दरियाव सिंह और कई स्वतंत्रता सेनानियों और प्रसिद्ध हिंदी राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी की मातृभूमि। फतेहपुर का नामकरण। फतेहपुर जनपद के बसाए जाने के संबंध में अनेक मत। जन साधारण में यह धारणा है कि अटगड़िया राजा सतानंद के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद सुल्तान इब्राहिम शर्की ने इस नगर का नाम फतेहपुर रखा, लेकिन इस परंपरागत विचार की कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं। फतेहपुर जिले का नाम पहले विजयनगर था। फतेहपुर का सियासी मिजाज। फतेहपुर का सियासी मिजाज ठीक उनके नाम के अनुसार रहा है। जिसने फतेहपुर में फतेह प्राप्त, उसने प्रदेश की सत्ता फतेह की, चाहे वो कांग्रेस रही हो, जिसने 80 के दशक तक फतेहपुर पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रखी और प्रदेश की सत्ता पर राज किया। उसके बाद कभी सपा तो कभी बसपा तो कभी बीजेपी, जिसने यहाँ के वोटरों का दिल जीता, वो यहाँ की गद्दी पर काबिज हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐसा जिला है जो कि पवित्र गंगा और यमुना नदी के बीच बसा हुआ है। फतेहपुर जिले में स्थित कई स्थानों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भिटौरा भृगु ऋषि की तपोस्थली के रूप में माना जाने वाला फतेहपुर इलाहाबाद मंडल का एक हिस्सा है और इसका मुख्यालय फतेहपुर शहर है। फतेहपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें जहानाबाद, बिंदकी, फतेहपुर, आयशा, हुसैनगंज और खागा शामिल है। आज होगी इन्हीं की बात। दो 2017 में फतेहपुर जिले में मोदी की आंधी ऐसी चली कि 6 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया और एक सीट पर अपना दल एस ने जीत दर्ज कराई, जबकि बसपा और सपा को यहां पर खाता खोलने का मौका तक जनता ने नहीं दिया। 2012 विधानसभा चुनाव में फतेहपुर जिले में बसपा को 3 सीटें, सपा को 2 सीटें, तो वहीं बीजेपी के हाथ मात्र 1 सीट लग पाई थी, जबकि कांग्रेस वही 0 की 0 पर अटकी रही। कांग्रेस को खाता खोलने का मौका नहीं मिल पाया। 2017 में इस सीट पर अपना दल एस के जय कुमार सिंह विधायक चुने गए और सपा के मदन गोपाल वर्मा को उन्होंने 47,606 वोटों के अंतर से हराने में कामयाबी हासिल की। 2012 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी और सपा के मदन गोपाल वर्मा ने जीत हासिल की। वहीं बसपा के समीर त्रिवेदी ने 36,211 वोटों के अंतर से हार का मुंह देखा। जहानाबाद सीट पर शुरुआती दौर से ही कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस सीट पर साल 1979 में नरेश उत्तम ने जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करवाई थी। साल 1991 आया
जब इस सीट पर जनता दल के छत्रपाल वर्मा यहां से विजयी हुए। फिर साल आया 1993 का, जनता दल के मदन गोपाल वर्मा जीते। बात अगर करें साल 1996 की, तो 1996 में ये सीट बसपा के खाते में चली गई। यहां से बसपा के प्रत्याशी कासिम हसन ने जीत दर्ज की। 2002 में ये सीट सपा के खाते में चली गई। यहां से मदन गोपाल वर्मा सपा की तरफ से जीते। वहीं फिर साल आया 2007 का, जब बसपा के आदित्य पांडे यहां पर इस सीट पर जीत दर्ज कर पाए। बसपा का परचम लहराया गया। साल 2012 में लेकिन सपा के मदन गोपाल वर्मा ने फिर से कमबैक किया और सीट पर जीत हासिल की, विधायक चुन लिए गए। 2017 में इस सीट पर बीजेपी और अपना दल एस गठबंधन ने जीत दर्ज की और ये सीट अपना दल के खाते में चली गई, जिसके चलते अपना दल के जय कुमार सिंह जैकी यहां से विजयी हुए। बात अगर इस सीट के जातीय समीकरण की करें तो ये सीट ब्राह्मण और कुर्मी जाति बाहुल्य सीट है, जिसके चलते ये दोनों ही जातियां यहां चुनाव में राजनीतिक दल की जीत निश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। इस सीट पर कुल 2,95,885 मतदाता है, जिनमें 1,63,940 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 1,31,942 महिला मतदाता हैं। तो जहानाबाद का कुछ इस तरह का है पूरा सियासी समीकरण। 2012 में सपा की ही साइकिल यहां पर दौड़ी। सपा के मदन गोपाल वर्मा यहां विधानसभा में पहुंच पाए, विधायक चुन लिए गए, जनता का भरपूर प्यार मिला। लेकिन 2017 में बीजेपी और अपना दल एस के जय कुमार सिंह जैकी यहां पर विजयी हुए। लेकिन इस बार 2022 में जनता किस पर विश्वास जताती है, ये देखने वाली बात है। और चलिए बात करते हैं बिंद की विधानसभा सीट की। 2017 चुनाव में इस सीट पर कमल खिला और बीजेपी के करण सिंह पटेल यहां पर विधायक चुन लिए गए। वहीं समाजवादी पार्टी के रामेश्वर दयाल को 56,378 वोटों के अंतर से करना पड़ा था हार का सामना। 2017 से पहले 2012 की अगर बात करें तो उस समय विधानसभा चुनाव में बसपा के सुखदेव प्रसाद वर्मा इस सीट पर काबिज हुए। बीजेपी के राजेंद्र सिंह पटेल को 7,962 वोटों के अंतर से करना पड़ा था हार का सामना। बिंद की सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। 1980 के पहले इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। साल 1979 और 1991 में जनता दल ने यहां पर जीत दर्ज की। फिर साल आया 2002 का, जब इस सीट पर बीजेपी के अमर सिंह जनसेवक ने जीत दर्ज की। 2007 में इस सीट पर सुखदेव प्रसाद वर्मा ने जीत दर्ज की। 2012 में बसपा के सुखदेव प्रसाद वर्मा इस सीट पर काबिज हुए। 2017 की मोदी लहर में इस सीट पर कमल खिला। यहां पर बीजेपी के करण सिंह पटेल ने जीत दर्ज की। बात अगर इस सीट के जातीय समीकरणों की करें तो यह सीट कुर्मी बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहां पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी होने की वजह से ज्यादातर प्रत्याशी इसी बिरादरी के चुने जाते हैं, ताकि उनकी जीत की संभावनाएं भी काफी प्रबल हो। राजनीतिक पार्टियां भी कुर्मी बिरादरी के मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस सीट पर कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो इनकी संख्या है 2,96,731, जिनमें 1,62,487 पुरुष मतदाता हैं, तो 1,34,236 महिला मतदाता हैं। तो बिंदकी का कुछ इस तरह का सियासी समीकरण रहा है। साल 2002 में बीजेपी जीती थी यहां पर। 2007 में सुखदेव प्रसाद वर्मा यहां से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन फिर साल 2012 में बसपा के सुखदेव प्रसाद वर्मा यहां पर एक बार फिर से काबिज हुए। और 2017 में तो मोदी लहर में जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कमल खिला। अब 2022 में किसकी होगी जीत, ये देखना होगा। 2017 चुनाव में इस सीट पर मोदी लहर का असर दिखा और बीजेपी के विक्रम सिंह विधायक चुन लिए गए। वहीं सपा के चंद्र प्रकाश लोढ़ी को 31,498 वोटों के अंतर से हार देखनी पड़ी। 2012 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा के सैयद कासिम हसन ने जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के जितेंद्र कुमार लोधी को 3,786 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
और चलिए बात करते हैं इस सीट के इतिहास के बारे में। फतेहपुर सदर विधानसभा सीट के सियासी अतीत की बात करें तो इस सीट पर साल 1979 तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा। फिर साल आया 1979 जब जनता दल के सैयद लियाकत हुसैन विजयी हुए और 1991 में जनता दल के हरदेव सिंह ने यहाँ पर जीत दर्ज की। साल 1993 और 1996 में फतेहपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के राधेश्याम गुप्ता को जीत हासिल हुई। 2002 में ये सीट बसपा के खाते में चली गई और बसपा के आनंद प्रकाश लोधी ने बीजेपी के राधेश्याम गुप्ता को यहां पर हराया। 2007 के चुनाव में बीजेपी के 2 बार के विधायक राधेश्याम गुप्ता ने जीत हासिल की। 2012 के चुनाव में इस सीट पर सपा के सैयद कासिम हसन ने जीत दर्ज की। विधायक के निधन के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में चुनावी बाजी बीजेपी के हाथ लगी तो 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सिंह ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा। बात अगर इस सीट के सामाजिक ताने बाने की करें तो इस सीट पर हर जाति वर्ग के मतदाता रहते हैं। इस सीट के लिए चुनाव में सामान्य वर्ग के साथ ही पिछड़े और SC/ST मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 3,32,458, जिनमें 1,76,913 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,55,526 महिला मतदाता। दो 2017 चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। यहां से बीजेपी के विकास गुप्ता विधायक बने। वहीं सपा के अयोध्या प्रसाद को 51,965 वोटों के अंतर से करना पड़ा हार का सामना। दो 2012 में इस सीट पर बसपा ने जीत दर्ज कराई और अयोध्या प्रसाद यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं सपा के आनंद प्रकाश लोधी ने 11,097 वोटों के अंतर से हार देखी। अया शाह विधानसभा सीट के इतिहास पर अब डालते हैं एक नजर। इस सीट पर अब तक केवल 2 चुनाव संपन्न हुए। ये सीट 2008 में नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2012 में इस सीट पर बसपा की अयोध्या प्रसाद को जीत हासिल हुई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आनंद प्रकाश लोधी को हराया था। 2017 में इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, अखाड़े में थे। इस सीट पर बसपा का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली ने यहाँ का पूरा सियासी समीकरण पलट कर रख दिया। इस चुनाव में बीजेपी के विकास गुप्ता को जीत हासिल हुई। बात अगर इस सीट पर जातीय समीकरणों की करें तो यहाँ पर निषाद, लोधी, पाल, प्रजापति मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इस सीट पर क्षेत्रीय ब्राह्मण और वैश्य भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते इन मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव में खूब प्रयास करते हैं। इस सीट पर कुल 2,55,130 मतदाता हैं, जिनमें 1,49,717 पुरुष मतदाता और 1,15,413 महिला मतदाता शामिल है। तो कुछ इस तरह का अया शाह विधानसभा सीट का सियासी समीकरण रहा है। पुरुष मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है, महिला मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है और तमाम जातियां भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से निर्णायक भूमिका में ये तमाम वर्ग रहते हैं। 2008 में नए परिसीमन के बाद ये विधानसभा सीट अस्तित्व में आई और उसके बाद फिर 2012 में बसपा के अयोध्या प्रसाद को जीत हासिल हुई। 2017 में बीजेपी के विकास गुप्ता विधायक चुने गए। अब 2022 में कौन यहाँ पर बाजी मार ले जाएगा, इस पर बनी हुई है सभी की नजर। बात करते हैं अगली विधानसभा सीट की। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कमल खिला और रणवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत बीजेपी के झोली में डाल दी। वहीं कांग्रेस की उषा मौर्य को 18,593 वोटों के अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम बात करें हुसैनगंज विधानसभा सीट की। 2012 में इस सीट पर बसपा को जीत हासिल हुई थी और मोहम्मद आसिफ यहां पर विधायक चुने गए थे। जनता का भरपूर प्यार मिला था। वहीं कांग्रेस की उषा मौर्य को 2,851 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। और अब बात हुसैनगंज विधानसभा सीट के इतिहास की। इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 2008 के परिसीमन के बाद ही हुसैनगंज सीट अस्तित्व में आई। पहले ये सीट सदर विधानसभा और खागा विधानसभा के तहत थी। इस सीट पर अब तक केवल 2 चुनाव कराए जा सके। 2012 में इस सीट पर बसपा ने जीत हासिल की। पहली बार हुए चुनाव में बसपा के मोहम्मद आसिफ ने कांग्रेस की उम्मीदवार उषा मौर्य को हराया। तो वहीं फिर दूसरी बार 2017 के चुनाव में इस सीट पर भी मोदी लहर का असर साफ तौर पर देखने को मिला और 2017 में इस विधानसभा सीट के लिए 11 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतारे गए।
इस सीट पर बीजेपी के रणवेंद्र प्रताप आखिरकार विजयी रहे। इस सीट के जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो इस सीट पर अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर मौर्य और लोधी वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं किसी भी पार्टी की हार जीत का फैसला ज्यादातर अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग के मतदाता ही तय करते हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 2,83,240, जिनमें 1,54,268 पुरुष मतदाता तो वहीं 1,28,975 महिला मतदाता है। हुसैनगंज का इस विधानसभा सीट का कुछ इस तरह का ये सियासी समीकरण ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। 2 बार इस सीट पर उसके बाद चुनाव हो सके, एक बार 2012 में, एक बार 2017 में। 2012 में बसपा के मोहम्मद आसिफ यहाँ पर लोगों का प्यार पाके विधानसभा पहुंचे, तो वहीं 2017 में कमल खिला, बीजेपी के रणवेंद्र प्रताप सिंह को विजय यहाँ के लोगों ने बनाया। अब 2017 में जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो 2017 चुनाव में इस सीट पर मोदी लहर का असर दिखा और बीजेपी के कृष्णा पासवान इस सीट पर काबिज हो गए। कांग्रेस के ओम प्रकाश के हार को 56,434 वोटों के अंतर से हार मिली। बात करें खागा विधानसभा सीट की, 2012 की अगर बात करें तो उस चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और बीजेपी के कृष्णा पासवान जीत हासिल करते हुए विधानसभा पहुंचे, कामयाब रहे। बसपा के मुरलीधर को 18,922 वोटों के अंतर से हार मिली थी। और बात खागा विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। खागा सीट 1957 से लेकर 1985 तक कांग्रेस प्रत्याशियों का गढ़ रही है। कांग्रेस के कृष्णदत्त यहां से 2 बार विधायक चुने गए। 1979 में इस सीट पर जनता दल के वीर अभिमन्यु सिंह ने जीत दर्ज की। 1991 में भी ये सीट जनता दल के खाते में ही गई। 1993 में वीर अभिमन्यु सिंह ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, विधायक चुने गए। वहीं 1996 में ये सीट बसपा के मुन्ना लाल मौर्य ने जीती। 2002 में ये सीट बसपा के ही खाते में रही। यहाँ पर बसपा के मोहम्मद सफीर ने जीत हासिल की। 2007 के चुनाव में बीजेपी के रणवेंद्र प्रताप सिंह जीते। फिर 2012 और 2017 में बीजेपी ही सीट पर लगातार जीत दर्ज करवाती रही, अपना परचम लहराती रही। 2012 और 2017 में बीजेपी के कृष्ण पासवान इस सीट से लगातार जीत रहे हैं। इस सीट पर कुल 3,23,390 मतदाता है, जिनमें 1,75,446 पुरुष मतदाता तो वही 1,47,940 महिला मतदाता शामिल। तो खागा विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण आपके सामने। साल 1996 की बात कर ले तो उस समय बसपा के मुन्ना लाल मौर्य यहाँ पर जीते थे। उसके बाद अन्य तमाम पार्टियों को मौका दिया गया। 2002 में बसपा को एक बार फिर से मौका मिला। 2007 की बात कर ले, 2012 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले। 2007 में बीजेपी के रणवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर जीते। 2012 और 2017 में भी बीजेपी के कृष्ण पासवान यहाँ पर जीते। यानी कि अगर इस बार भी बीजेपी यहाँ पर जीतती है तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लगातार 3 बार से बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमाती आई है और एक बार फिर से अगर जनता ने यहाँ पर बीजेपी को ही मौका दिया तो इसमें बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मानी जाएगी। कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को फिर बीजेपी हराने में, उसे मात देने में कामयाब हो सकती है। लेकिन फिलहाल जीत होगी किसकी, ये तो आखिरकार जनता ही तय करेगी कि 2022 में खागा विधानसभा सीट वो किसे देती है, किस पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।